नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। तो इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज का जो विषय है उसकी ओर चलते हैं हम। 2022 के चुनाव को देखते हुए अब उत्तराखंड की आधी आबादी को साधने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं और आज उनका उत्तराखंड का दौरा है। तो मंगलवार को काशीपुर के एक दिवसीय दौरे पर दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर केजरीवाल महिलाओं के लिए चौथी बड़ी घोषणा कर सकते हैं और इसके लिए महिलाओं को उनके दौरे से काफी उम्मीदें हैं। सोमवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उमा सुसोदिया ने कहा है कि इससे पहले केजरीवाल उत्तराखंड की का जो है वो 4 बार दौरा कर चुके हैं और इस दौरों पर उन्होंने मुफ्त बिजली, रोजगार, मुफ्त तीर्थ यात्रा की गारंटी दी है। तो मुफ्त बिजली अभियान से अब तक प्रदेश के 14.5 लाख से भी ज्यादा परिवार पंजीकरण करवा चुके हैं, जिन्हें प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग आज महंगाई से परेशान हैं। बीते 21 सालों में महिलाओं को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की दोनों सरकारों ने कोई काम नहीं किया। राज्य की महिलाएं आज भी पहाड़ सा जीवन जी रही हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए कई अभूतपूर्व योजनाएं लागू की हैं। महिलाओं को मुफ्त बस सेवा की सौगात दी है। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य का लाभ महिलाओं को मिलता है। प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन 21 वर्षों के बाद भी उन्हें हक उनका नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड की सभी महिलाओं की केजरीवाल से उम्मीद है कि उनकी समस्याओं से वो निजात दिलाएंगे। जल्द ही महिलाओं के लिए बड़ी सौगात देंगे और उम्मीद ये जताई जा रही है कि केजरीवाल देवभूमि में अगली गारंटी आधी आबादी को दे सकते हैं। हालांकि अभी ये सिर्फ कयास भर है। आम आदमी पार्टी की ओर से आधी आबादी को साधने की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि केजरीवाल ने पंजाब में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ी घोषणा की थी। आम आदमी पार्टी ने वहां कहा था कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो 18 साल या इससे ज्यादा उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं, हर महिला के बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपए भेजे जाएंगे। इसी को लेकर माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में की गई उस घोषणा को काशीपुर में भी दोहरा सकते हैं। हालांकि आगामी चुनाव में यह देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल की महिलाओं पर केंद्रित इस घोषणा का क्या असर होता है। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का 5वां दौरा है उत्तराखंड में और उनकी पार्टी की तरफ से कर्नल अजय कोठियाल को सीएम कैंडिडेट तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजय चोपड़ा जी जुड़ गए हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी बहुत ही जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय चोपड़ा जी, आज अरविंद केजरीवाल का जो है वो 5वां दौरा है उत्तराखंड का और उत्तराखंड में वो आपको रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके की लोक लुभावन और आम आदमी को जिस तरीके की उनकी फ्री की योजनाएं हैं उसको लेकर वो बड़ा सियासी एक तरीके से आप लोगों के लिए खतरा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय चोपड़ा जी, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए भाई साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे आमंत्रित किया जी। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी की अभी उत्तराखंड की सत्ता में नहीं है। वो कोई भी बात कह सकते हैं। बात कहने का लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई भी बात कह देना और करना, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अलग है जी, दिल्ली से अलग है। क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है चारधाम यात्रा पर डिपेंड है। यहाँ पर जो पर्यटन पर हम लोग डिपेंड है। तो ये जिस प्रकार का ये फ्री का जो प्रलोभन केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की जो पार्टी दे रही है, निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला जो 2022 का चुनाव कुछ ही क्षणों में हमारे सामने है, तो इनके जो सारे प्रलोभन है वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखेंगे कि दिल्ली में भले ही चाहे इन्होंने जो घोषणाएं की, लेकिन आज दिल्ली की जनता इनसे दुखी है, त्रस्त है। आप देखेंगे वहां पर जगह जगह जो है रेडी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर है, 2014 का कानून है, उस कानून के लिए लगातार क्रियान्वयन की बात कर रहा है। तो केजरीवाल जी जहाँ कहते हैं कि छोटे तबके को हम संरक्षण दे रहे हैं, छोटे तबके को हम साध रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ नहीं रहे, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और
दिल्ली में बिल्कुल एकदम केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो एकदम फेलियर हुआ है। आपने देखा कोरोना काल के दौरान अगर केंद्र सरकार यदि अगर उनको संरक्षण नहीं, तो मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी वहां पर जो है किसी प्रकार का भी कार्य करने में अक्षम रहते हैं। लेकिन संजय चोपड़ा जी, जिस तरीके की उनकी योजनाएं हैं, मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं, अभी पंजाब में भी साथ ही साथ उत्तराखंड के चुनाव होने हैं, वहां पर उन्होंने महिलाओं के लिए 1,000 रुपए हर महीने की घोषणा कर दी। दिल्ली में वो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर चुके हैं। बिजली को लेकर भी उनकी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसको वो उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं। आप अगर बात कर रहे हैं कोरोना मैनेजमेंट को लेकर, यह बात आपकी सही है कि कोरोना मैनेजमेंट को लेकर दिल्ली सरकार बड़े निशानों पर रही और बहुत ऐसी चीजें थी जिनमें काम करने की जरूरत है, लेकिन उत्तराखंड में भी कुछ खास नहीं था। देखिए, उत्तराखंड में जहां तक की आप बात कहेंगे, उत्तराखंड में क्यों नहीं था? उत्तराखंड सरकार ऑलरेडी जो है साजिशी के साथ चल रही थी। भले ही चाहे मैं समझता हूं कि देवेंद्र जी के बाद में तीरथ जी आए और तीरथ जी ने इस कमान को संभाला, और जो तीरथ जी का कार्यकाल रहा वो सारा कोरोना के दौरान ही रहा, और लगातार जो मूलभूत जो सुविधाएं उस टाइम दी जानी चाहिए थी। आपने देखा होगा ऑक्सीजन प्लांट जो था वो उत्तराखंड से बाहर जा रहा था, उत्तराखंड से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी अन्य राज्यों को। आप देखेंगे तो उत्तराखंड में जहां तक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और देखिए होगा आपने कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इसमें यहाँ पे दौरे उनके हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसका संरक्षण जो है राज्य सरकार को लगातार मिल रहा है। और रही केजरीवाल जी की बात, मैं समझता हूँ केजरीवाल जी अभी सत्ता में नहीं है, और सत्ता में ना होने के कारण वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें कहने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जहां तक की आप बात कहेंगे भीड़ का जुड़ाव या जिस प्रकार के उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब उन्होंने हरिद्वार के अंदर कार्यक्रम किया था तो लोग वहां चिल्ला रहे थे कि 530 रुपए में हमें बुक करके लाए हैं, और 530 रुपए में हमें बुक करके लाए हैं, अब तक जो है हमें पैसे भी नहीं दिए। लोग चिल्ला रहे थे, और जो इनके नेता है उनके घर के चक्कर काट रहे थे। अगले दिन वहां प्रदर्शन हुआ, उन लोगों ने प्रदर्शन किया, उन लोगों ने कहा कि भाई हमारे को जो है, हम तो ऑटो रिक्शा चलाते थे, हम छोटा मोटा कारोबार करते हैं, हमें कहा गया कि चलिए आप हमारी रैली में चलिए, आपको दिहाड़ी पूरी मिलेगी 500 रुपए की, और 500 रुपए की उसके बाद उनको दिहाड़ी भी नहीं दी, मतलब वो परेशान थे। तो इस प्रकार से भीड़ जुटाकर वो क्या साबित करना चाहते हैं? उत्तराखंड की भोली भाली जनता उनके प्रलोभन में नहीं आने वाली। उत्तराखंड की जनता जो है अच्छी तरीके से जानती है। दिल्ली के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड के जो दिल्ली में उत्तराखंड के बहुत सारे निवासी हैं, हमारे साथी हैं जो वहाँ उत्तराखंड के जो लोग हैं वो दिल्ली में रहते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से केजरीवाल जी को नजदीक से, केजरीवाल जी की सरकार को, उसकी कार्यशैली को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। तो मैं समझता हूं कि उस शैली को या उत्तराखंड में नहीं दोहराया जाएगा। संजय चोपड़ा जी, आप भले ही इस बात को लेकर नकार रहे हैं कि फ्री की योजना जनता को पसंद नहीं आती और जनता जो है उनके उसमें नहीं आएगी, आप प्रलोभन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया तो आपकी तरफ से भी 100 यूनिट बिजली का फ्री का ऐलान कर दिया गया। देखिए, हमारी सरकार तो इसमें तो काम कर रही है। जब से डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने इसकी कमान संभाली है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है उत्तराखंड की जनता को उत्तराखंड की बिजली जो है किस प्रकार से मुहैया कराई जाए और न्यूनतम दामों में मुहैया कराई जाए। और हमने कोविड को देखते हुए दिसंबर तक के जो सरचार्ज के बिजली के बिल थे, पानी के बिल थे, उन लोगों को उसमें जो सरचार्ज लगता था उसको हमारी सरकार ने माफ किया है, और काफी लोगों को इस चीज की राहत मिली है। और आगे भी सरकार जो है इन्हीं मुद्दों को लेकर, अभी आपने देखा कि मकान मालिक में और किराएदारों में बहुत सा झगड़ा रहता था, और किराएदार को जो है मकान मालिक कभी भी बेदखल कर देता था। अभी हमारी सरकार कानून को लेकर आई है कि जो किराएदार है उसका जो किराया है वो जल्दी से नहीं बढ़ाया जाएगा। एक प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है, उस प्राधिकरण के अंदर जाएगा, और प्राधिकरण जो है न्यूनतम वेज जिस प्रकार से श्रमिकों का बढ़ाया जाता है उस प्रकार से वो प्राधिकरण काम करेगा। तो एक अच्छी स्वस्थ प्रक्रिया है, और स्वस्थ प्रक्रिया के साथ में हमें आगे बढ़ना है, और निश्चित रूप से 2022 में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ही पताका इस उत्तराखंड के अंदर लहराएगा। लेकिन संजय चोपड़ा जी, उत्तराखंड का जो रिकॉर्ड कह रहा है वो ये कह रहा है कि जनता को किसी का भी काम पसंद नहीं आता, इसीलिए एक बार कांग्रेस, अगली बार बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, यही चला आ रहा था। अब अगर तीसरा विकल्प सवाल सुन लीजिए चोपड़ा जी, अब अगर वहां की जनता को तीसरा विकल्प मिल रहा है, देखिए दिल्ली में भी यही हुआ, दिल्ली में कांग्रेस के बाद आप ही आप थे, मतलब बीजेपी थी, लेकिन बीजेपी
के ऊपर जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने टेक ओवर किया, क्या लगता है कि तीसरा विकल्प बनकर वो यहां पर भी आपको बड़ी चुनौती दे रहे हैं? आप बड़ी चुनौती उनको मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन आपके नहीं वायदे बता रहे हैं कि आप भले कहीं ना कहीं अंदर से आशंकित हैं कि मामला कहीं बिगड़ ना जाए। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर वोट होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो विंग्स है वो अपना काम करती हैं। अब रही नुकसान की बात और फायदे की बात, वो तो कांग्रेस और इनकी जो है नूरा कुश्ती होनी है, और वो नूरा कुश्ती में जो है वो एक दूसरे को पराजित करते हैं, या वो उनको पराजित करते हैं या उनको पराजित करते हैं, उसमें हमें नहीं जाना। हमें तो इतना याद है कि 2022 में हमें दोबारा जो है सरकार का गठन करना है, और विपक्ष की भूमिका में जहाँ तक है मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी नहीं होंगे। मैं समझता हूँ विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस अपना प्रतिनिधित्व करेगी। और रही केजरीवाल जी की बात, मैं फिर पुनः दोहराना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी की बातों के झांसे में जनता नहीं आने वाली उत्तराखंड की, ये स्पष्ट रूप से हो चुका है। अगर मैं ज्यादा बात में चुनौती देता हूँ, एक साथ 4 रैली करके दिखाएंगे, एक साथ 4 रैली, ठीक है, 4 जिलों के अंदर एक साथ 4 रैली करके दिखाएं एक ही टाइम में, तो पता लग जाएगा आपको कि कितनी भीड़ कहां से। अभी उत्तर प्रदेश से आप पब्लिक लेकर आ रहे हैं, उधर से देखिए भाई साहब, भीड़ जुटाना एक अलग कला है, भीड़ जुटाना एक अलग कला है, और भीड़ को वोट में तब्दील करना ये भारतीय जनता पार्टी ही जानती। ठीक है संजय चोपड़ा जी, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ इसी बीच आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल सिंह सलूजा भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रीतपाल जी आपका। और आज अरविंद केजरीवाल जी 5वीं बार पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के दौरे पर। कौन सी बड़ी घोषणाएं वो कर सकते हैं? और अभी आपने जो बीजेपी प्रवक्ता को सुना, वो आपको चुनौती मानने के लिए तैयार नहीं है उत्तराखंड में। सलूजा जी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता जो हमारे बड़े भाई बैठे हैं वहाँ पे आपके चैनल पे बार बार चैलेंज कर रहे हैं कि अलग अलग 4 रैलियां कर लें, 2-3 का अनुभव हो जाएगा। तो इनके नेता उत्तर प्रदेश की धरती पे आते हैं तो राज्य परिवहन की बसों को उस रूट से हटाकर इस काम के लिए लगा दिया जाता है कि मोदी जी की रैली में कितने लोग वहां इकट्ठे होंगे। ये हमसे ना बताएं कि हम कैसे करेंगे, चुनाव में कैसे उतरेंगे। उत्तराखंड में जो ये चुनाव है आने वाला 2022 में, करीबन 5 राज्यों में चुनाव, उत्तर प्रदेश लेके कई राज्यों को लेकर 22 में 5 राज्यों में चुनाव है। अरविंद केजरीवाल जी आज 5वीं बार वहां पे देवभूमि पे आ रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी जब वो गए हैं तब तक उन्होंने लोगों से कनेक्ट होने का काम किया। अभी आपको याद होगा हरिद्वार में ऑटो ड्राइवरों से और कैब ड्राइवरों से उन्होंने मीटिंग किया और उनसे अनुरोध किया कि जैसे दिल्ली में ऑटो चालक और कैब चालक या बस चालक जो आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरता है पूरी तरह से, आप भी यहाँ पे उतरे आम आदमी पार्टी की सरकार पर। देखिए उत्तराखंड चूंकि इसको विशेष राज्य का दर्जा भी हासिल हो चुका है, मगर अभी तक आपको मैं शायद उनको जानकारी ना हो, प्रवक्ता भाजपा के जो बैठे हुए, अभी तक केंद्र सरकार में जो विशेष दर्जा के अधीन जो पैसा मिलना चाहिए उत्तराखंड को वो उन्होंने दे दिया। तकरीबन 85,000 करोड़ का कर्ज है वहां पर। डबल इंजन की सरकार है। ये बार बार इस बात को दोहराती जरूर है, मगर वहां की जनता के साथ कोई भी इंसाफ आज तक, जो आधी आबादी है, आधी आबादी जो चुनाव में भी अपना योगदान देती है, तकरीबन 47 से 48% वोट शेयर अगर है तो वो आधी आबादी का है, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी आज का जो दौरा है ये आधी आबादी से ही संबंधित है। आज एक कई बड़े ऐलान, मतलब यहाँ पर भी वो महिलाओं को 1,000 रुपए वाली घोषणा दोहरा सकते हैं प्रीतपाल जी। देखिए अब ये तो थोड़ा इंतजार कर लें, ये घोषणा मुखिया हमारे जो है अरविंद केजरीवाल जी वो वहां से करेंगे तब आपको इसकी सूचना भी मिल जाएगी। और उनका हक है, ये आधी आबादी का हक है जो उन्होंने अभी तक जो भी वहां पे योजनाएं की है। हक ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी अगर मौजूदा परिदृश्य की बात की जाए, आज की डेट में करीब 85,000 करोड़ रुपए का उत्तराखंड की सरकार के ऊपर कर्ज है। बजट कहां से लेकर आएंगे? अगर आप इस तरीके की एक योजना लेकर आ रहे हैं तो तमाम जो पीएसयू हैं वो तो घाटे में चले जाएंगे। पांडे जी, मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं कि उत्तराखंड को विशेष दर्जे का हक हासिल हो चुका है। इसी 2021 में हुआ है। अभी तक जो उसके हक का पैसा मिलना चाहिए, जो वहां पे योजनाएं आनी चाहिए, वो नहीं आप पहुंच पाई है।
85,000 करोड़ का खर्च तो बहुत मामूली का, दिल्ली का जो बजट है सालाना वो 60,000 करोड़ का है। तो शीला दीक्षित के समय में शीला दीक्षित के समय में 30,000 करोड़ का हुआ करता था। तब ना बिजली मुफ्त थी, ना पानी मुफ्त था, ना महिलाओं के बसों में आवागमन मुफ्त था, कहीं से वाईफाई की सेवाएं नहीं थी। आज सब सेवाएं देने के बाद हम लोगों ने बजट बड़ा किया कि नहीं किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो भ्रष्टाचार है, जो हर स्तर पे व्याप्त है। अब बिजली उत्पादन के मामले में उत्तराखंड अव्वल पे आता, वहां पे कितने प्लांट लगे हुए हैं, मगर उसके बाद भी वहां पे बिजली की कटौती है। क्यों कटौती हो रही है? युवाओं को नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही है? ये सब जो है अच्छी नीयत के साथ आम आदमी पार्टी वहां उतरेगी। ये 85,000 करोड़ बहुत मामूली सा कर्ज है। ये कर्ज सेंट्रल गवर्नमेंट आज चाहे विशेष दर्जा हासिल कर चुका है वहां पे, इनको तुरंत इसको विड्रॉल कर देना चाहिए। मगर ये आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जब वहां सरकार सत्ता में आएगी तो सब चीज आपको जो जो वादे आम आदमी पार्टी करेगी वो उतरते दिखेंगे। प्रीतपाल जी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक बार जिस तरीके से दिल्ली में जो मंजर क्रिएट हुआ था कि केजरीवाल जी धरने पर वहां बैठ जाते थे तमाम छोटी छोटी मांगों को लेकर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपका टकराव चलता रहा था, वो एक बार फिर से दिखने वाला है अगर आपकी सरकार बन जाती है। आज से ही आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार चाहे तो एक झटके में ये कर्ज हटा सकती है। मतलब साफ तौर पर अगर आपकी पार्टी की सरकार बन जाती है तो अब आप इस मुद्दे को लेकर वहां पर आंदोलन भी शुरू कर देंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है प्रीतपाल जी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अगर वहां पे धरने पे बैठे तो वो इलेक्ट्रिक बसों के लिए बैठे, दिल्ली की जनता के लिए बैठे। दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तब वो बैठे। अगर उत्तराखंड में आने के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको सौतेला व्यवहार करेगी तो हम जो लड़ाई दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली में लड़ रहे हैं तो वहां पे भी लड़ेंगे। ठीक है, अच्छा लगा ईमानदारी से कि आपने स्वीकार किया। सरकारों का काम व्यवस्था देना होता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अच्छा, ईमानदारी से आपने स्वीकार किया कि हाँ ऐसा हो सकता है, अच्छी बात है, ईमानदारी दिखानी चाहिए। संजय चोपड़ा जी बिल्कुल तैयार हैं, उन्होंने अपनी सीट बेल्ट बांध ली है और उनके हौसले बुलंद हैं। वो कह रहे हैं कि आधी आबादी जो है उसको उसका हक क्यों ना मिले। देखिए भाई साहब, सपने देखने का अधिकार सबको है और लोकतंत्र में बात कहने का अधिकार भी सबको दिया हुआ है हमारे संविधान में। निश्चित रूप से मेरे साथी ने जो भी बात कही है वो उनकी अपनी पार्टी की उनकी एक सोच होगी, लेकिन हमें कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला इनसे, किसी प्रकार से भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं स्पष्ट रूप से आपको कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाना है। ये मन बना चुकी है। अब चुनाव का इंतजार है जहां तक है। और रही जहां तक की बात हमारी जमीनी हकीकत के साथ, हमारे सारे वॉलंटियर, हमारे कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूती की ओर ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कौन क्या बोल रहा है। देखिए, झूठ सच बोलकर अगर ये लोग राजनीति में प्रीतपाल जी आ रहे हैं आपके पास, मैं समझता हूँ प्रीतपाल जी आ रहा हूँ अपनी बारी पर। जनता इनको जो है समय आने पर सबक सिखाएगी। और रही जहां तक की बात, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर सिर्फ प्रलोभन दे रहे हैं, यहाँ पर लोगों को सपने दिखा रहे हैं। इनके पास में धरातल पर कुछ नहीं है। आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके प्रलोभन में जनता नहीं आने वाली। और रही जहां तक की बात है भारतीय जनता पार्टी को चिकन की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर तक भी दूर की कोड़ी है। थूक में कोई पकौड़े थोड़ा ना बनते हैं सर। लेकिन संजय चोपड़ा जी, आप ये कह रहे हैं कि जनता आपकी तरफ आ रही है, लेकिन जिस तरीके के आपके फैसले सरकार ले रही है उससे तो ये लग रहा है कि आप थोड़ा सा भयभीत हैं। आपने वहां पर अपने 3 मुख्यमंत्री बदले, फिर उसके बाद अभी आपने देवस्थानम बोर्ड का उसका प्रस्ताव वापस ले लिया। संजय चोपड़ा जी, सख्त भू कानून को लेकर वहां पर लगातार आवाज उठाई जा रही है। उपनल का वहां पर अलग मुद्दा है। ये सब मुद्दे भी तो एड्रेस करने हैं। ऐसे में जो नई पार्टी आती है उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। देखिए, नई पार्टी की जहां तक की बात है, उत्तराखंड राज्य बहुत छोटा सा राज्य है। यहाँ पर जो है बहुत सीधे साधे लोग रहते हैं और जहां तक के लोग बाग पहले से अपना मन बना चुके हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा कार्य कर रही है। आपने कहा कि 3 मुख्यमंत्री बदले, निश्चित रूप से देखिए हाईकमान का काम है। हाईकमान का काम है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो बदले गए वो कोई भी फैसला ले दिया है हाईकमान लेता है तो उसका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसका स्वागत करता है। नहीं, कार्यकर्ता का तो ठीक है, लेकिन संजय चोपड़ा जी, मुख्यमंत्री बदलना कोई गर्व की बात थोड़ी ना है। अगर गर्व की बात होती तो आप हर महीने बदलिए। फिर
देखिए मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, ये हाई कमान का निर्णय है। हाई कमान जो भी निर्णय लेता है सोच समझ कर लेता है। लेकिन संजय चोपड़ा जी, ये बात निश्चित रूप ठीक है, से मैं ये मैं नहीं कह रहा कि समझता हूँ आपने बदल दिया, कि मैं हाईकमान ये ने नहीं कह रहा कि अरविंद हाई केजरीवाल ने बदल दिया संजय चोपड़ा जी, लेकिन जनता अरविंद ये तो केजरीवाल जी तो समझेगी ना। बदल मुझे नहीं पता सकते। है कि ये बहुत कठिन सवाल है। मुख्यमंत्री तभी देखिए, बदले जाते हैं जब लगता है कि मैं तो ये आपके माध्यम से आगामी कहना चाहता चुनाव हूँ, में आपकी नैया पार नहीं लगा पाएंगे। नहीं नहीं, धामी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। धामी जी जो है एक युवा चेहरा है, और युवा चेहरे के साथ साथ सूझ बूझ के ज्ञाता है, और तरीके से जो भी निर्णय वो ले रहे हैं उत्तराखंड के हित में ले रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी धामी जी के कार्यकाल के अंदर बहुत सी सारी योजनाएं क्रियान्वयन हुई हैं, लेकिन तीरथ जी के टाइम पर और त्रिवेंद्र जी के टाइम पे कोरोना काल होने के कारण जो है 2 साल बर्बाद हुए। 2 साल के अंदर कोई कोरोना के अलावा कोई और काम ही नहीं सरकार कर पाई। चलिए ठीक, अब जब समय लगा उसके बाद में जब धामी जी के पास ये कमान आई, धामी जी लगातार ठीक है, जनता के बीच में, आप बताइए कौन से दिन धामी जी जनता के बीच में। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। प्रीतपाल जी, ये बात अच्छी है, जनता के लिए बहुत अच्छा लगता है कि उसको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। वो बसों में जाएगी जनता तो उसको किराया नहीं देना पड़ेगा, बिजली उसको फ्री मिलेगी, ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तमाम वादे ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं, बीजेपी का ये आरोप है कि क्योंकि आपको लगता है कि आपकी सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए कुछ भी बोल दो। आप बोल दो कि हम सबको एक एक हवाई जहाज दे देंगे, क्या दिक्कत है जाने में, बोलने में ये सब। देखिए, बड़े साफ गोई से चोपड़ा जी ने इस बात को माना कि हाई कमान के हाथ में है वहां के मुख्यमंत्री बदलना। इन्होंने ये साफ कर दिया कि जो वहां का वोटर है, जिसने वोट किया था जिस मुख्यमंत्री के लिए, जिस सरकार के लिए, उसको धक्का बताते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे वहां के लोगों का अपमान कर सके। इन्होंने 3 बार वहां के मुख्यमंत्री बदले, और ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वहां पे आकर लोगों को मुफ्त बिजली देने जा रही है, रोजगार देने जा रही है, पानी मुफ्त देने जा रही है, आधी आबादी के लिए वो अभी घोषणा करने जा रही है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की बात कह रही है। तो आपको इसकी जानकारी होगी पांडे जी कि कर्नाटक के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में इन्होंने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के लिए अमित शाह ने मंच से ऐलान किया था। उत्तराखंड में भी बोल दिया है, लोगों 100 यूनिट के लिए भले ही बोला है, लेकिन उत्तराखंड में भी कह दिया कि 100 यूनिट हम भी दे देंगे। हाँ, तो फिर आ गए ना। अगर आम आदमी पार्टी 300 यूनिट दे रही है तो इनके सीने में क्यों सांप रेंग रहा है? तो जनता के टैक्स के पैसे से जनता को सुविधाएं देना, यही सरकार का काम होता है। आपके ऊपर आरोप ये है प्रीतपाल सिंह हैं सलूजा जी कि आप सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, ये दे देंगे, वो दे देंगे, हेलीकॉप्टर दे देंगे, फलाना दे देंगे, ढिमकाना दे देंगे। अभी आप बोलिए, जिस समय कोरोना के बाद हालात कैसे बने हैं, प्रीतपाल जी सवाल सुन लीजिए, कोरोना के बाद किस तरीके के हालात बने हैं, अर्थव्यवस्था एकदम से रसातल में पहुंच गई, आपको पता है। इसी कोरोना के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली में जितने भी किराएदार रह रहे हैं, अगर वो अपने किराया नहीं भर पाएंगे तो मकान मालिकों को किराया दिल्ली सरकार देगी। ये घोषणा उन्होंने कर दी, लेकिन हुआ क्या? आज वो मामला कोर्ट में चला गया है। आज मामला कोर्ट में चला गया है। आपकी दिल्ली सरकार जो किराएदार किराया नहीं भर पाए, उनका किराया नहीं भर पा रही है। मैं जवाब दे दूं पंडित जी? जी। अरविंद केजरीवाल जी ने जब पहली लहर आई थी तब ये कहा था कि जो मकान मालिक किराएदार को न निकाले, अगर किराएदार पैसा नहीं दे पा रहा उसके पैसे हम देंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी पूरी योजना बनाने के बाद वहां के एलजी को पूरी फाइल सौंप दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रोक रखा है। मतलब जो ना हो पाया वो एलजी की वजह से नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा है। जो आप ना कर पाए वो एलजी रोके बैठे हैं। आप ये समझे, दिल्ली में 3 सरकारें चल रही हैं। बिल्कुल समझते हैं, दिल्ली में 3 सरकारें हैं, दिल्ली में एमसीडी भी है, दिल्ली में राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार का भी दखल है। बिल्कुल ठीक बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एलजी है वो सरकार चला रहे हैं। हम तो बंधे हुए ना, हम फिर एक बार कंसल्ट कर लेते हैं। हम लोग तब आप कोई भी ऐसा बड़ा वादा करने से पहले एक बार कंसल्ट कर लेते। अनार्किस्ट नहीं है कि हम अपनी मर्जी से सरकार को चलाएं। हम संविधान का सम्मान करते हैं। जो नियम देश के अंदर बने हो उसी के तहत हम अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। हम इन भाजपा की तरह अनार्किस्ट नहीं है कि अपने अधिकार के हमने देश में घोषणा कर दी, हिंदू राष्ट्र हो गया। ये इनकी हिम्मत नहीं है कि संसद के अंदर इसको पारित करा दें। नहीं, हिंदू राष्ट्र ये तो देखो अलग चीज हो गई। अगर आप धर्म पे जाएंगे, अभी आपने देखा कि दिवाली पर अरविंद केजरीवाल जी ने 1 घंटे का प्रोग्राम किया राम मंदिर का। वो पूरा एक टेंट टाइप का बना के एक उन्होंने मंदिर का मॉडल बनाया, उसके अंदर 1 घंटे का सारे टीवी चैनल्स पे वो लाइव चला।
तो धर्म को लेकर आप भी बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो सबको समझ में आता है कि पूजा इससे पहले अरविंद केजरीवाल लाइव टीवी पे किस लिए करा रहे हैं, तभी से करा रहे हैं जब से वो जब से प्रीतपाल जी वो चुनावी मैदान में कूदे हैं। लगातार चल रहे हैं जब से कोर्ट ने ये कहा कि दिल्ली में पर्यावरण सुरक्षित नहीं है। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक मुहिम चलाई ताकि लोग दिल्ली सरकार की इस मुहिम के साथ जुड़े और पटाखे ना जलाएं, पर्यावरण को दूषित ना करें। ये सरकार की शाबाशी करनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने इतनी बड़ी योजना की और अगर अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या जाते हैं या कोई हिंदू का कार्यक्रम करते तो वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग बचे हैं और देश के अंदर हिंदू खत्म हो गए सारे? जवाब लेते हैं ये आपने आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़िया बीजेपी के कुछ मुद्दों को हाईजैक करने की कोशिश की है या उससे प्रेरणा है, ये अच्छी बात है। संजय चोपड़ा जी, आपके जो धार्मिक और जो राष्ट्रवाद से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो अब आम आदमी पार्टी कैप्चर कर रही है। वो तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी दिवाली पर पूरे 1 घंटे का पूजन किया, पिछली बार दिवाली पर भी पूजन किया था, लाइव सबको दिखा रहे हैं, तीर्थ यात्रा भी करवा रहे हैं, राष्ट्रवाद से संबंधित देशभक्ति के चैप्टर वो पाठ्यक्रम में शामिल करवा रहे हैं। तो चुनौती तो तगड़ी मिलने वाली है आपको। आप कह रहे हैं कि इनसे कुछ हो नहीं पाएगा। देखिए, मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ संजय चोपड़ा जी, फाइनल कमेंट आपका। हमें किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है इनसे, ना इनसे किसी प्रकार का कोई हमारे को फर्क पड़ने वाला है। ये अपनी रोटियां सेकने के लिए जिस प्रकार से राजनीति रोटियां सेक रहे हैं झूठ सच बोलकर, इसको बहुत ही जल्दी जो है, देखिए उत्तराखंड की जनता, भोली वाली जनता इनके प्रलोभन में नहीं आने वाली। अभी आप चुनाव के दौरान देखना, इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। आप ये जहाँ तक की 70 सीटों की बात कर रहे हैं, ये सिमट के रह जाएंगे। 2-3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे होंगे। ठीक है, मतलब संजय चोपड़ा जी, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो आपकी हालत हुई वो उत्तराखंड में इनकी होने वाली है, मैं यही समझूं? देखिए दिल्ली की परिस्थितियां में मैं कहना चाहता हूं, उस टाइम की जो परिस्थितियां थी, उस टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा सा कमजोर रहा इस बात के लिए, लेकिन उत्तराखंड में वो स्थिति नहीं दोहराने वाली। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सब काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। बहुत शुक्रिया आपका, आप आर्या न्यूज की इस डिबेट में आपने भाग लिया, लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है और इस पर रहेगी नजर कि आज अरविंद केजरीवाल अपने इस 5वें दौरे पर उत्तराखंड की जनता को आखिरकार क्या कुछ सौगात दे सकते हैं। पंजाब में उनकी तरफ से 1-1 हजार रुपए महिलाओं को देने के लिए क्या कहा गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, प्रीतपाल सलूजा जी और संजय चोपड़ा जी। लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है, आधी आबादी है, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा उत्तराखंड में ज्यादा मात्रा में वोट करती हैं। जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुष वोटरों के के मुकाबले ज्यादा है। तो इस आधी आबादी को अट्रैक्ट करने के लिए 1-1 हजार रुपए का जो पंजाब में वादा करके आए वो आज दोहराया जा सकता है। इस पर रहेगी आर्या न्यूज की नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।